नमस्कार। आज हम थोड़ी गहराई में उतरेंगे उस शख्सियत के बारे में जिसने दिल्ली सल्तनत की कह सकते हैं पहली ईंट रखी, कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारे पास जो जानकारी है वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जो स्थापित स्रोत हैं उन्हीं से ली गई है। और हमारा मकसद है कि ऐबक के दौर, उसके काम और उसकी विरासत के जो सबसे अहम पहलू हैं, शायद कुछ ऐसे भी जिन पर कम बात होती है, उन्हें समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये गुलाम वंश की कहानी आखिर शुरू कैसे हुई और ऐबक इस पूरी तस्वीर में कहाँ आता है? देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो दौर है 1206 से 1526 तक, ये भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। इसमें कुल 5 अलग-अलग वंशों ने राज किया। सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी आए, जिनका राज सबसे छोटा रहा। उसके बाद तुगलक वंश, जिनका शासन सबसे लंबा चला, फिर सैयद और आखिर में लोदी वंश, जो कि अफगान मूल के थे। तो ये गुलाम वंश जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये 1206 से 1290 तक रहा और सल्तनत का पहला शासक परिवार बना एक तरह से। और इस सल्तनत की शुरुआत, वो ठीक पल कौन सा था? ये एकदम से कैसे सामने आ गया? इसकी जड़ें जुड़ी हैं 1206 में मोहम्मद घोरी की मौत से। अब घोरी का कोई सीधा वारिस तो था नहीं, तो उसका जो जीता हुआ बड़ा साम्राज्य था वो उसके सबसे काबिल और वफादार गुलाम सेनापतियों में बट गया। ये कोई साधारण बंटवारा नहीं था, बल्कि आप कह सकते हैं कि सत्ता के नए केंद्र बन रहे थे। जैसे कुबाचा को मुल्तान और सिंध का इलाका मिला, यल्दोज ने गजनी पर अपना कब्जा जमाया, बख्तियार खिलजी पहले ही पूर्व में बंगाल की तरफ जा चुका था, और कुतुबुद्दीन ऐबक उसके हिस्से में आया दिल्ली, अजमेर और लाहौर का अहम इलाका। और ऐबक ने इसी बुनियाद पर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। यही भारत में तुर्क शासन की, आप कह सकते हैं, औपचारिक शुरुआत थी। ये दिलचस्प है कि नाम गुलाम वंश पड़ा, लेकिन क्या ये वाकई एक ही परिवार था या इसमें भी कुछ अलग अलग समूह थे? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि गुलाम वंश नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। ये कोई एक खानदान का शासन नहीं था। असल में इस पूरे दौर में 3 अलग-अलग पर हाँ आपस में जुड़े हुए गुटों ने राज किया। पहला तो खुद ऐबक का कुतुबी वंश था, जिसमें वो और उसका बेटा आरामशाह शामिल थे। दूसरा और शायद सबसे असरदार वो इलबरी वंश था। इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की, जो ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी, और ये नसीरुद्दीन महमूद तक चला। और तीसरा समूह था बलबनी वंश, जिसे गयासुद्दीन बलबन ने स्थापित किया, जो खुद इल्तुतमिश के खानदान का गुलाम था, और ये क्यूमर्स तक चला। तो गुलाम वंश असल में इन 3 उपवंशों का एक मिला-जुला दौर है। और ये नाम गुलाम वंशी क्यों? मतलब इस पर तो काफी मतभेद भी हैं शायद इतिहासकारों में, है ना? ये सिर्फ इसलिए कि इस संस्थापक गुलाम थे या कुछ और भी बात थी? बिल्कुल, इस नामकरण पर काफी चर्चा हुई है। गुलाम वंश नाम इसलिए ज्यादा चलता है क्योंकि जो 3 सबसे अहम संस्थापक हुए, ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, वो अपनी जिंदगी की शुरुआत में गुलाम थे। ये उनके मूल को दिखाता है। लेकिन हाँ, कई आजकल के इतिहासकार मामलुक वंश शब्द को ज्यादा सही मानते हैं। मामलुक एक अरबी शब्द है, जिसका मतलब होता है वो गुलाम जिसके माँ बाप आज़ाद हों। ये शब्द खास तौर पर उन गुलामों के लिए इस्तेमाल होता था जिन्हें फौजी सेवा के लिए खरीदा जाता था और जो अक्सर बड़े ओहदों तक पहुंचते थे। और अहम बात यह है कि ये तीनों शासक बाद में गुलामी से आज़ाद भी कर दिए गए थे। जैसे ऐबक को 1208 में गौरी के भतीजे ने बाकायदा आज़ादी का खत भेजा था। तो मामलुक उनकी कानूनी और सामाजिक हैसियत को शायद बेहतर दिखाता है, जो आम घरेलू गुलामों से अलग थी। एक और नजरिया भी है जो इसे आदि तुर्क या प्रारंभिक तुर्क वंश कहता है। इसका आधार ये है कि भाई इन्हीं शासकों ने भारत में तुर्क सत्ता की असली नींव रखी। इनसे पहले गजनवी और गौरी के हमले तो हुए थे, पर एक स्थायी सल्तनत इन्हीं के दौर में बनी। इलबरी वंश नाम उतना फिट नहीं बैठता क्योंकि ऐबक खुद इलबरी तुर्क नहीं था। हालांकि इल्तुतमिश और बलबन थे, तो ये नाम पूरे वंश को ठीक से नहीं बताता। चलिए अब आते हैं कहानी के मुख्य किरदार पर, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था ये शख्स, कहाँ से आया था, इसकी शुरुआती जिंदगी के बारे में क्या पता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने सिर्फ 4 साल 1206 से 1210 तक हुकूमत की, उसे ही दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और भारत में तुर्क राज का असल बानी माना जाता है।
वो मध्य एशिया के तुर्किस्तान इलाके से था, एक तुर्क था और उसके नाम ऐबक का तुर्की भाषा में मतलब होता है चंद्रमा का स्वामी। शायद उसकी शक्ल सूरत या रुतबे की तरफ इशारा हो। उसकी कहानी वो गुलामी के बाजार से शुरू होती है, जो उस जमाने की एक हकीकत थी। बचपन में उसे निशापुर, जो ईरान में है, वहाँ एक काजी थे फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी, उन्होंने खरीदा था। काजी ने उसे काफ़ी अच्छी तरह रखा, अपने बेटों के साथ ही पाला पोसा, तालीम दी, खासकर घुड़सवारी और तीरंदाजी में उसे माहिर बनाया। लेकिन जब काजी की मौत हुई तो उनके बेटों ने ऐबक को गजनी ले जाकर बेच दिया और वहाँ उसकी किस्मत बदली जब मोहम्मद गौरी ने उसे खरीद लिया। ऐबक की काबिलियत, उसकी हिम्मत, वफादारी, इन सब ने गौरी को बहुत इम्प्रेस किया। वो जल्दी ही गौरी के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक बन गया और उसे अमीर आखुर यानी शाही अस्तबल का प्रमुख बना दिया गया। ये उस जमाने में बहुत बड़ा पद था। और बात यहीं नहीं रुकी, गौरी ने अपनी एक बेटी की शादी भी ऐबक से कर दी, तो वो उसका गुलाम भी था और दामाद भी। ये दिखाता है कि ऐबक अब सिर्फ एक गुलाम नहीं रहा था, बल्कि सत्ता के बहुत नजदीक पहुंच चुका था। तो गौरी के जो भारत में सैनिक अभियान हुए, उनमें उसकी भूमिका सिर्फ एक फौजी की नहीं रही होगी फिर, मतलब एक रणनीतिकार जैसी भी? हाँ, निश्चित रूप से। ऐबक तो गौरी का दाहिना हाथ बन गया था भारत के मामलात में। 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई हुई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद उत्तर भारत में तुर्क सत्ता के दरवाजे खोल दिए। उसमें ऐबक का अहम रोल था। फिर 1194 में चंदावर की लड़ाई हुई, जिसमें कन्नौज के राजा जयचंद को हराया गया। उसमें भी उसका बड़ा हाथ था। गौरी ने उसकी काबिलियत को पहचाना और भारत में जो इलाके जीते गए, उनका सूबेदार या कह लीजिए प्रशासक उसे ही बना दिया। बल्कि गौरी ने ही ऐबक को भारत में पहला इक्ता दिया था, हांसी का इलाका, जो आज के हरियाणा में है। इक्ता एक तरह की जमीन होती थी जिससे वहां का प्रशासक टैक्स वसूलता था और बदले में सुल्तान को सैनिक मदद देता था। ये भारत में इक्तागारी सिस्टम की शुरुआत थी, जो आगे चलकर सल्तनत काल की प्रशासन की रीढ़ बनी। और फिर 1206 में जब गौरी की मौत हुई तो सत्ता सीधे उसके हाथ में कैसे आ गई? कोई विरोध, कोई चुनौती नहीं हुई? देखिए, 1206 में जब गौरी की अचानक मौत हुई, कहते हैं खोखर जनजाति के लोगों ने हमला कर दिया था। उस वक्त ऐबक लाहौर में था। अब गौरी का कोई बेटा तो था नहीं, तो एक तरह का पावर वैक्यूम बन गया। लाहौर उस समय उत्तर पश्चिम भारत के एक बहुत अहम सेंटर था। तो वहाँ के जो तुर्क अमीर थे, सेनापति थे और शायद शहर के जो प्रभावशाली लोग थे, उन्होंने मिलकर ऐबक से कहा कि आप ही बागडोर संभालिए। जून 1206 में ऐबक ने लाहौर से ही शासन संभाला और इसी तरह दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। हाँ, ये बात ध्यान देने वाली है कि उसने अपनी राजधानी दिल्ली को नहीं बनाया, उसने लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाए रखा। अच्छा, दिल्ली क्यों नहीं? शायद उस वक्त लाहौर सामरिक नजरिए से ज्यादा जरूरी लगा हो, खासकर गजनी से यल्दौज और मुल्तान से कुबाचा के खतरे को देखते हुए। दिल्ली को राजधानी बनाने का काम उसके बाद इल्तुतमिश ने किया। और यहीं पर ऐबक की वो खास बात आती है जो शायद उसे बाकी सुल्तानों से अलग करती है, उसका सुल्तान की उपाधि न लेना। ये सिर्फ वफादारी थी या कोई सोची समझी रणनीति? हाँ, ये ऐबक के शासनकाल की सबसे दिलचस्प बातों में से एक है और इस पर काफी विश्लेषण भी हुआ है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक होकर भी उसने कभी औपचारिक तौर पर सुल्तान का टाइटल नहीं अपनाया। वो खुद को मोहम्मद गौरी का मलिक यानी सरदार और सिपा सालार यानी सेनापति ही कहता रहा। ऊपर से देखे तो ये गौरी के लिए उसकी जबरदस्त वफादारी दिखाता है, लेकिन इसके पीछे गहरे सियासी मतलब भी हो सकते हैं। मुमकिन है कि वो गौरी के साम्राज्य के जो दूसरे दावेदार थे, जैसे गजनी में बैठा यल्दौज, उनको सीधी चुनौती देने से बचना चाहता हो। सुल्तान की उपाधि लेना मतलब खुली खुदमुख्तियारी का ऐलान करना। उसने अपने नाम के सिक्के भी नहीं चलाए, नहीं अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। ये दोनों चीजें उस वक्त एक आज़ाद शासक होने की पक्की निशानी मानी जाती थी। यहाँ तक कि 1208 में जब गौरी का कानूनी वारिस, उसका भतीजा गियासुद्दीन महमूद, जो गौर पर राज कर रहा था, उसने ऐबक को गुलामी से मुक्ति का पत्र और सुल्तान की पदवी अपनाने का फरमान भेजा, तब भी ऐबक ने इसे खुलकर अपनाया नहीं। ये उसकी राजनैतिक समझदारी और जमीनी हकीकत को पहचानने की सलाहियत दिखाता है। वो जानता था कि उसकी असली ताकत उसकी फौज और अमीरों का साथ है,
ना कि कोई औपचारिक खिताब। उसकी कुछ और उपाधियां भी थीं जो काफी मशहूर हैं, जो उसकी शख्सियत के दूसरे पहलू दिखाती हैं, जैसे लाख पक्ष। हाँ, ये उपाधियां उसके किरदार और उसकी इमेज को समझने में काफी मदद करती हैं। उसे कुरान ख्वां कहा जाता था क्योंकि वो कुरान को बहुत सुरीली आवाज में पढ़ता था। ये उसकी मजहबी पहचान को दिखाता है। सबसे मशहूर उपाधि है लाख बख्श, यानी लाखों का दान देने वाला। इससे पता चलता है कि वो बहुत उदार और दानी था। कहते हैं कि वो इतना दान देता था कि लोग उसे हातिम द्वितीय भी कहने लगे थे, पुराने अरब के मशहूर दानी हातिम ताई से तुलना करते हुए। एक और उपाधि थी पील बख्श, यानी हाथियों का दान करने वाला। ये उपाधियां शायद उसकी प्रजा के बीच उसकी लोकप्रियता बढ़ाने और एक अच्छे मुस्लिम शासक की छवि बनाने में भी काम आई होंगी। और इतना सब कुछ शुरू करने के बाद उसका अंत भी बड़ा अचानक और नाटकीय ढंग से हुआ। हाँ, उसका शासनकाल बहुत लंबा नहीं चला, सिर्फ 4 साल का रहा। 1210 में लाहौर में ही वो चौगान खेल रहा था। चौगान? हाँ ये पोलो जैसा कुछ? हाँ, बिल्कुल आधुनिक पोलो जैसा ही खेल था जो उस समय तुर्क सरदारों में बहुत खेला जाता था। तो खेलते हुए वो घोड़े से गिर गया। गिरने से उसे काफी गंभीर चोटें आईं और उसी वजह से उसकी मौत हो गई। एक तरह से कह सकते हैं कि जिस घोड़े ने उसे अमीर आखुर यानी अस्तबल प्रमुख बनाया, उसी घोड़े से गिरकर उसकी जान चली गई। उसका यूं अचानक चले जाना सल्तनत के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि उसने अभी ठीक से अपनी जड़ें जमानी शुरू ही की थीं। शासक बनने के बाद ऐबक के ये 4 साल आसान नहीं थे। चुनौतियां बहुत थीं। सबसे बड़ा खतरा तो उसके अपने ही साथी गुलामों से था, जो अब खुद मुख्तार शासक बन बैठे थे। गजनी का ताजुद्दीन यल्दौज और मुल्तान सिंध का नसीरुद्दीन कुबाचा, ये दोनों ही दिल्ली सल्तनत पर अपना हक समझते थे। यल्दौज तो खुद को गौरी का असली वारिस मानता था, तो ऐबक को इनके साथ लगातार निपटना पड़ा। उसने कूटनीति भी अपनाई, जैसे यल्दौज की बेटी से शादी कर ली, अपनी बहन की शादी कुबाचा से कर दी, ताकि रिश्ते बनाकर तनाव कम हो। लेकिन फौजी टकराव भी हुए, हालांकि इन दोनों को पूरी तरह से वो खत्म नहीं कर पाया। ये काम बाद में इल्तुतमिश ने पूरा किया। उधर पूर्व में बंगाल में भी मामला बिगड़ गया था। बख्तियार खिलजी की मौत के बाद वहां जो खिलजी सरदार थे वो आपस में लड़ने लगे थे। ऐबक ने वहां दखल दिया, अली मर्दान खान नाम के एक सरदार का साथ दिया और उसे बंगाल का गवर्नर मतलब इक्तादार बना दिया। इससे बंगाल कम से कम नाम के लिए ही सही दिल्ली सल्तनत के मातहत बना रहा। तो अपने छोटे से राज में उसने सल्तनत को बाहरी और अंदरूनी खतरों से बचाने और उसे एक शक्ल देने की पूरी कोशिश की। ये एक तरह से नींव बचाने की लड़ाई थी। तो ये जो 4 साल का शासन था, इसका भारत पर क्या असर पड़ा? ऐबक की सबसे बड़ी देन क्या कहेंगे आप? 4 साल सुनने में भले ही कम लगे, लेकिन ऐबक का असर बहुत गहरा था। सबसे बड़ी बात तो यही है, उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वो सल्तनत जो अगले 300 साल तक उत्तर भारत की सबसे बड़ी राजनैतिक ताकत रही और जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये भारत में एक स्थायी तुर्क इस्लामी शासन की शुरुआत थी और इसी के साथ इस्लामी कानून, प्रशासन के तरीके और सांस्कृतिक असर, ये सब धीरे धीरे भारतीय समाज में आने लगे। और एक फील्ड जिसमें बदलाव फौरन और साफ दिखाई दिया, वो था आर्किटेक्चर, वास्तुकला। हाँ, ये पहलू हमेशा बड़ा दिलचस्प लगता है। इमारतों में क्या नयापन आया? ऐबक और उसके बाद के जो तुर्क शासक आए, उनके साथ मध्य एशिया और इस्लामी दुनिया की जो बनाने की शैली थी, वो भारत आई। 2 चीजें खास थीं, एक तो गुंबद और दूसरा असली मेहराब, ट्रू आर्च। ये तकनीकें पहले भारतीय मंदिरों या इमारतों में उस तरह से इस्तेमाल नहीं होती थीं, जहां लकड़ी या पत्थर को तराश कर शक्ल दी जाती थी। ये जो नई शैली आई, जिसे इंडो इस्लामिक या इंडो सार्सेनिक शैली कहते हैं, इसमें पत्थरों को इस तरह से जोड़ा जाता था कि वो अपना वजन खुद उठा सके। माना जाता है कि ये तकनीक रोम से बाइजेंटाइन साम्राज्य, फिर अरब और वहां से तुर्कों के जरिए भारत पहुंची। साथ ही इमारतों को सजाने के लिए अब इंसानों या जानवरों की तस्वीरें बनाने की जगह खूबसूरत लिखावट में मतलब कैलीग्राफी में कुरान की आयतें उकेरी जाने लगी, ज्यामितीय डिजाइन और बेल बूटे बनने लगे। ये भारतीय वास्तुकला में एक बहुत बड़ा बदलाव था। क्या ऐबक ने खुद भी कुछ ऐसी इमारतें बनवाई जो आज भी उसकी याद दिलाती हैं? हाँ, बिल्कुल।
अपने छोटे से शासनकाल में भी उसने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण शुरू करवाया। दिल्ली में उसने कुव्वत उल इस्लाम यानी इस्लाम की ताकत नाम की मस्जिद बनवाई। इसे भारत की पहली मस्जिदों में से एक माना जाता है। ये राय पिथौरा यानी पृथ्वीराज चौहान का जो पुराना किला था, लाल कोट, उसी के पास बनी है। ऐतिहासिक स्रोत और इमारत के जो बचे हुए हिस्से हैं, उनसे पता चलता है कि इसे बनाने में आसपास के करीब 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उनकी सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। ये उस दौर के संघर्ष और सांस्कृतिक बदलाव का एक प्रतीक है। दिल्ली में ही उसने उस इमारत की नींव रखी जो आज भारत की एक पहचान बन चुकी है, कुतुब मीनार। ये मीनार एक सूफी संत थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके सम्मान में बनवाई गई थी। ऐबक उनसे बहुत प्रभावित था। अच्छा, तो कुतुब नाम संत के नाम पर है, ऐबक के नाम पर नहीं? जी हाँ। बिल्कुल, नाम संत के नाम पर है। हालांकि ऐबक इसकी सिर्फ पहली मंजिल ही बनवा पाया था। काम को पूरा किया उसके उत्तराधिकारी और दामाद इल्तुतमिश ने। दिल्ली के बाहर देखें तो अजमेर में भी उसने एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। नाम को लेकर कई कहानियां हैं। कुछ कहते हैं ये 2.5 दिन में बनी, कुछ कहते हैं यहाँ 2.5 दिन का मेला लगता था। इसके बारे में भी कहा जाता है कि जगह पहले चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ यानी बीसल देव का बनवाया हुआ एक संस्कृत विद्यालय और शायद मंदिर परिसर था, जिसे तोड़कर मस्जिद में बदला गया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज भी इस मस्जिद की मेहराबों और दीवारों पर विग्रहराज के लिखे संस्कृत नाटक हरि केली के हिस्से खुदे हुए मिलते हैं। सच में नाटक के अंश? हाँ, ये इतिहास की परतों का एक जीता जागता सबूत है। एक ही इमारत में जीत और हार, निर्माण और विध्वंस, दोनों की कहानियां एक साथ मौजूद हैं। और उसके दरबार में क्या सिर्फ फौजी और प्रशासक ही होते थे या ज्ञान और साहित्य की भी कोई जगह थी? ऐबक सिर्फ एक सिपाही ही नहीं था, उसने विद्वानों को भी संरक्षण दिया। 2 नाम खास तौर पर लिए जाते हैं, हसन निजामी और फख्रे मुदब्बिर। हसन निजामी ने ताज उल मासिर नाम की किताब लिखी, जो ऐबक के ज़माने और सल्तनत के शुरुआती दौर की जानकारी का एक बहुत अहम फारसी स्रोत है। फख्रे मुदब्बिर ने भी शासन कला और युद्ध नीति पर लिखा था। इन विद्वानों का दरबार में होना ये दिखाता है कि ऐबक अपने राज को सिर्फ तलवार के जोर पर ही नहीं बल्कि इल्म और अदब के जरिए भी मजबूती देना चाहता था। कुतुब मीनार की कहानी पर अगर वापस आएं तो ये सिर्फ ऐबक और इल्तुतमिश तक ही नहीं रुकी, मतलब बाद के शासकों ने भी इसमें कुछ जोड़ा या बदला? बिल्कुल, कुतुब मीनार तो जैसे दिल्ली सल्तनत के इतिहास का एक जीता जागता रिकॉर्ड है। ऐबक ने शुरू किया, इल्तुतमिश ने इसे 3 और मंजिलें जोड़कर लगभग पूरा कर दिया, यानी कुल 4 मंजिलें। लेकिन फिर 1369 में फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में इस पर बिजली गिरी और जो सबसे ऊपर की मंजिल थी वो टूट गई। तो फिरोज शाह ने न सिर्फ उसकी मरम्मत करवाई बल्कि उसने 2 छोटी मंजिलों को मिलाकर एक बड़ी मंजिल बना दी और उसके ऊपर एक और यानी 5वीं मंजिल भी जोड़ दी। ये जो ऊपर की मंजिलें हैं ये सफ़ेद संगमरमर से बनी हैं जो नीचे की लाल बलुआ पत्थर की मंजिलों से अलग दिखती हैं। और इसके बाद भी इसकी मरम्मत होती रही। 1555 में सिकंदर लोदी ने भूकंप से हुए नुकसान को ठीक करवाया। फिर 1803 में एक और बड़ा भूकंप आया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार के एक अफसर थे मेजर रॉबर्ट स्मिथ, उन्होंने इसकी मरम्मत करवाई। स्मिथ ने सबसे ऊपर एक बंगाली स्टाइल की छतरी भी लगा दी थी जो बाद में हटा दी गई और अब मीनार के पास ही रखी हुई है। ये मीनार लाल और हल्के पीले बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी है और 1993 में इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया, जो बताता है कि ये कितनी महत्वपूर्ण है दुनिया के लिए। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि दिल्ली सल्तनत के उतार चढ़ाव की पूरी कहानी अपने अंदर समेटे हुए है। तो अगर हम पूरी बात का निचोड़ निकालें तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, एक ऐसा शासक जो गुलाम से सुल्तान बना, भले ही उसने उपाधि न ली हो, लाहौर से हुकूमत की, लेकिन भारत में एक स्थायी तुर्क सल्तनत और एक नई आर्किटेक्चरल स्टाइल की ऐसी नींव रखी जिसके निशान आज भी कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम जैसी इमारतों में साफ दिखते हैं। एकदम सही कहा। उसका जो 4 साल का शासनकाल था वो नींव डालने का ही समय था। चुनौतियां बेशुमार थीं।
अंदरूनी दुश्मन थे, बाहरी खतरे थे, एक बिल्कुल नए किस्म का प्रशासन खड़ा करना था। लेकिन उसने जो ढांचा खड़ा किया वो इतना मजबूत साबित हुआ कि इल्तुतमिश जैसे काबिल उत्तराधिकारी उसे एक बड़े साम्राज्य में बदल सकें, और उसका अपना सफर गुलामी से उठकर एक साम्राज्य का निर्माता बनना, ये भी अपने आप में कम असाधारण नहीं है। ये सब सुनकर मेरे मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं। सोचिए, अगर ऐबक कुछ और साल जी जाता या वो शुरू से ही दिल्ली को अपना केंद्र बनाता, तो क्या सल्तनत का नक्शा कुछ और होता? और उसकी विरासत भी कितनी मिली-जुली है। एक तरफ साम्राज्य का निर्माण है, कला का एक नया संगम है, तो दूसरी तरफ पुराने ढांचों का विध्वंस और सत्ता का जोर भी है। ये वो सवाल है जो इतिहास हमें सोचने पर मजबूर करता है और जिनका शायद कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है।